हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो गया हूँ ये क्राइम के घटना को लेकर। आज इस घटना को सुनाने जा रहा हूँ। आपने बहुत सारे ऐसे फैमिली देखे होंगे जो फैमिली में कोई लोग होता है जो अक्सर अलग रहना पसंद करता है। अगर उन्हें लोगों से कुछ मतलब ही नहीं रहता है, परिवार रहते हुए भी वो परिवार से कट रहती है, यानी परिवार से दूर रहता है। तो आज के घटना में बिल्कुल वैसा ही होता है। दूर रहना कितना भारी पड़ सकता है, इस घटना को सुनने के बाद आपको एहसास होगी। कम से कम परिवार वाले से जुड़ी रहनी चाहिए, भले ही दूर रहे, परिवार वाले से बातचीत करते रहने चाहिए था। और परिवार वाले से जो भी लोग मतलब अलग जगह पे रहते हैं, परिवार से दूर रहते हैं, लेकिन परिवार के साथ कनेक्शन बनी रहनी चाहिए। वैसे ही एक परिवार है, परिवार से एक महिला जो है सारे लोगों से वो अलग रहना पसंद करती है। वो महिला बुजुर्ग थी, 48-50 साल उम्र है, और पति है, बच्चे भी है, सारे यानी भरे पूरे परिवार था उस महिला के। लेकिन उस परिवार वो महिला जो है वो परिवार को छोड़कर अलग रहा करती थी। अपने बच्चों से फ़ोन पर बातें भी क्या करती थी। कभी कभार बच्चों का मन करते तो बच्चे मिलने चले जाते, वो महिला जहाँ पर रहती। तो ये हुई, मतलब महीना 2 महीने में मुलाकात हो जाती थी, लेकिन वो महिला अपने घर नहीं आती थी। तभी करीब कुछ समय जाने के बाद वो महिला जो है, उस महिला के परिवार में एक व्यक्ति का मौत हो जाता है, एक शख्स की मौत हो जाती है। जब शख्स की मौत हो जाती है, सारे रिश्तेदारों को खास करके बुलाया जाता है मौत पर। तो उस महिला को भी खबर देने के लिए बार बार फ़ोन कर रहे थे, तो फ़ोन नहीं लग रहा था, क्योंकि सारे लोगों को उम्मीद थी वो महिला मौत की खबर सुन के ज़रूर आएंगे। लेकिन वो महिला नहीं आ रही थी, मतलब फ़ोन ही नहीं लग रहा था। उन्हें इन्फॉर्म करे तो कैसे करें। आखिरकार उनका बेटा जो है, जहाँ पर रहती थी उनका माँ, वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँच जाने के बाद तो दिखता है कि माँ के घर के दरवाज़ा जो है बंद है, और बाहर से बंद है, ताला लगा हुआ है। तो बेटे को थोड़ा अजीब लगा, एक तो फ़ोन ना लगना पहली बात। जब भी इससे पहले फ़ोन लगाते थे, चाहे भले ही महीना 2 महीने में फ़ोन लगाते थे, फ़ोन एक ही बार में लग जाते थे। लेकिन ये पहले टाइम हुआ, फर्स्ट टाइम हुआ जो माँ के फ़ोन पे फ़ोन भी नहीं लग रहा, और घर पर आकर देखा कि माँ के घर का ताला लगा हुआ है, वो भी बाहर से। तो बेटे को लगा शायद कहीं गए हो। आसपास वाले से पूछा, सारे लोगों ने कहा नहीं, वो किसी से बातचीत नहीं करते। तो बेटे को ये तो मालूम ही था, जो अपने परिवार से ही बहुत दूर रहते तो आसपास पड़ोसी से उनका क्या बातचीत करेंगे। अब घर में जो मैयत हुई थी, जो मौत हुई थी, इसके वजह से वो बेटा भी जल्दबाजी में था। वो घर वापस आते हैं, सारे लोगों को खबर देती है जो माँ घर पर नहीं है, और उनका उम्मीद मत करो, उनको खबर ही नहीं मिली। तो इनका अंतिम संस्कार कर देते, अंतिम संस्कार हो जाती है। फिर उसके 1-2 दिन के बाद बेटे को लगा जो नहीं, मेरे माँ के बारे में पता करना चाहिए, चलो एक बार और जाते हैं, क्योंकि 2 दिन तक फ़ोन लगातार कोशिश किया, फ़ोन नहीं लग रहे थे। तो बेटा फिर से अपने पापा के कहने पर, पापा ने कहा, उस बेटे का पापा ने कहा, यानी जो महिला गायब थी घर से, उस महिला के पति ने कहा, जो बेटा एक बार देखो तुम्हारी माँ आई कि नहीं, क्यों नहीं फ़ोन लग रहा है। भले ही पति पत्नी अलग रह रहे थे, लेकिन फिक्र होती थी। तो बेटा फिर से दोबारा जब घर पे गया तो देखा कि फिर से घर पर ताला लगा हुआ। अब बाकी पूरा परिवार को चिंता होने लगे, जो ऐसे कैसे गायब हो सकता है। ऐसी अब करे तो क्या करे, महिला अलग खुद से रह रही थी, कोई तो ऐसा प्रेशर तो नहीं दे रहे थे, लेकिन महिला को पसंद नहीं थी परिवार के साथ रहना। तो यूं ही दिन बीतते गए, करीब 2 महीना हो जाता है इस घटना को, मतलब परिवार में मौत, उस महिला को गायब होना, करीब 2 महीना हो जाता है। 2 महीने बाद उसी बेटे को, जो बेटा बार बार माँ को ढूंढने के लिए उनके घर पे जाया करते थे, तो उसी बेटे को एक बस के पीछे एक पोस्टर नजर आती है। उस पोस्टर में एक अधजली लाश की तस्वीर छपी हुई थी। उसका पहचान कराने के लिए वो सारे पोस्टर में लिखा हुआ था, छपा हुआ था। उस वो भी एक महिला थी, 48-50 साल की थी। तो उस पोस्टर को देखने के बाद उस बेटे को लगा, ऐसा तो नहीं है मेरी माँ की पोस्टर है, क्योंकि उस पोस्टर के जो दाहिने हाथ पे एक टैटू बना हुआ था। उस टैटू को देखने के बाद बेटे को यकीन होने लगा, ऐसा तो नहीं मेरी माँ के साथ कुछ हादसा हो गया, और ये जो पोस्टर लगा हुआ है शायद ये मेरी माँ की है। फौरन वो इस खबर को अपने घर वाले को देते। घर वाले ने भी जब उस पोस्टर को देखा, फौरन उस पोस्टर में छापे हुए नंबर पर, जो उसमें नंबर दिया गया था, उस नंबर पर कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद पुलिस स्टेशन में फ़ोन लगती है। पुलिस वाले पूरा परिवार को बुलाते हैं। परिवार वाले को जब पुलिस वाले उस बॉडी की दिखाते हैं, मतलब ले जाकर मोर्चरी में दिखाते हैं,
तो सारे लोग पहचान कर लेते, सारे लोग शनाख्त कर लेते। वो बेटा कहता हाँ ये मेरी माँ है, पति कहता हाँ मेरी बीवी है। उसके बाद एक कहानी सामने आती पुलिस वाले के सामने, और उस महिला की मौत का सच्चाई भी सामने आते हैं। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है तेलंगाना, हैदराबाद की। तो हैदराबाद में ही एक पुलिस स्टेशन लगता है, जिस पुलिस स्टेशन का नाम होता है सूर्यापंत पुलिस स्टेशन। सूर्यापंत पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक गर्ल्स हाई स्कूल है जो सरकारी है। उस गर्ल्स हाई स्कूल के पिछवाड़े में यानी बैक साइड पर एक आगजनी लाश पड़ी हुई मिलती है, और तारीख थी 19 नवंबर को यह आगजनी लाश लोगों को दिखाई देती है। फौरन सूर्यापंत पुलिस वाले को खबर दी जाती है। सूर्यापंत पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद बॉडी को कंडीशन को देख के ही पुलिस वाले समझ जाते हैं जो ये कोई हादसा नहीं बल्कि ये मर्डर है, और प्लान मर्डर है। क्योंकि एक तो मारा गया, ऊपर से उस महिला को जलाने की कोशिश किया। आग जली है, पूरी तरीके से जल नहीं पाया या जला नहीं पाया होगा जो भी कातिल होगा। फिलहाल तो बॉडी को कब्जे में लेते हैं, पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, और उस जगह पर फिर भी मुआयना करता है पुलिस वाले। इस वजह से कई कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले, क्योंकि पुलिस वाले को इतना तो यकीनी था जो डॉक्यूमेंट्स आसानी से नहीं मिलेगी, क्योंकि बॉडी का शनाख्त ना हो पाए इसके लिए जलाने की कोशिश किया। डॉक्यूमेंट तो इस जगह पर मिलना मुश्किल है, फिर भी पुलिस का काम था। पुलिस ने कई दिन तक उस जगह पर मुआयना के आसपास में सीसीटीवी खंगाला, लेकिन कोई फायदा नहीं। अब पुलिस के लिए बड़ी चैलेंज है। वहाँ के जो सूर्यापंत इलाका में जो पुलिस स्टेशन है, उस इलाका के जो एसपी है एस राजेंद्र प्रसाद, उनके अंदर में ये केस आती है। उन्होंने कोई 5 टीमें बनाया, 5-6 टीम बनाया, और इस महिला की पहचान कराने के लिए अलग अलग जगहों में, अलग अलग पुलिस स्टेशन में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तक कि अलग अलग प्रदेश में भी कुछ टीमों को भेजा जाता है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में भेजा जाता है, क्योंकि तेलंगाना से आंध्र प्रदेश अलग है। उसके बाद उड़ीसा में टीम को भेजा जाता है, कर्नाटका में भेजा जाता है, और वहाँ पर जाकर पता लगवाने की कोशिश करता है। जो पता लगवाओ कोई ऐसा मिसिंग कंप्लेन है, कोई ऐसा मिसिंग केस दर्ज है। इतनी उम्र की एक महिला, इसने सारे इधर खंगाला, लेकिन कोई ऐसा मिसिंग कंप्लेन नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर बॉडी मिली थी वहाँ पर सीसीटीवी खंगालते हैं, जो टेक्निकल सहारा मिल जाए, टेक्निकल कुछ प्रूफ मिल जाए, जो कोई तो आया होगा, कोई तो फेंका होगा, कोई तो जलाया होगा, कोई तो नजर आए, लेकिन सीसीटीवी में भी कुछ कैद नहीं हुआ। अब उस इलाका में जो जितने भी नेटवर्क के टावर हैं, मोबाइल टावर, उस सारे टावर के डम डाटा निकालते हैं, उससे भी कोई फायदा नहीं मिलती। धीरे धीरे दिन बीत रहा था। अब ये घटना थी 19 नवंबर 2022 की बात बता रहा हूँ। आप लोग इस 19 नवंबर को मत सोचिएगा। 19 नवंबर 2022 को ये बॉडी मिली थी। अब धीरे धीरे दिन बीत रहा था। 26 जनवरी आ जाती है, 26 जनवरी 2023 आ जाती है। उसी पुलिस स्टेशन में एक फोन आती है, सूर्यापंत पुलिस स्टेशन पे एक फोन आती है। फोन करने वाला सामने वाला एक व्यक्ति होता है। तो वो कहता है साहब मैं एक पोस्टर देखा, क्योंकि पुलिस वाले ने उस महिला की पहचान कराने के लिए पोस्टर छपवाए थे। एक तो इलाका में चिपकाए थे, और सरकारी जो बस होती है उस बस में भी चिपकाए थे, क्योंकि बस यहाँ वहाँ आना जाना करता, किसी की नज़र पड़े। तो उस बस के पिछवाड़े में जब पोस्टर लगा हुआ था, उस पोस्टर को देखकर एक व्यक्ति ने फ़ोन किया सूर्यापंत पुलिस स्टेशन में। फ़ोन करके बताते जो साहब एक पोस्टर मैंने देखा, उस पोस्टर में एक महिला की तस्वीर छपी हुई है, और उसका शनाख्त कराने के लिए आप लोग कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा कुछ पोस्टर में लिखा भी हुआ है। तो सूर्यापंत पुलिस वाले फौरन उस व्यक्ति से कहता है जो आपको क्या लगता है। वो सामने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहता है साहब मुझे तो ऐसा लगता है ये जो पोस्टर है ये मेरी माँ की है। जैसे ही माँ की बात करता है तो पुलिस वाले जो है फौरन उसे कहते हैं एक काम करो, तुम अपना परिवार के और लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचो, सूर्यापंत पुलिस स्टेशन में तुम पहुंचो, और आकर तुम उस बॉडी को अपने आंखों से देख लो। यहाँ से जो व्यक्ति फ़ोन किया था वो अपने परिवार को लेकर, परिवार अपने पापा को लेते हैं और भी कुछ लोगों को लेकर सीधा सूर्यापंत पुलिस स्टेशन में पहुंचता है। पुलिस वाले से बातचीत होती है, पुलिस वाला सीधा लेकर जो है उस मॉर्चरी में पहुंचते जहाँ पर बॉडी रखी हुई थी। बॉडी को दिखाया जाता है। बॉडी का कंडीशन बहुत खराब, लेकिन फिर भी बेटा भी पहचान जाता है, पति भी पहचान जाते हैं। दोनों ने तहरीर दे दिया जो हाँ, बेटा कहता है ये मेरी माँ है, और पति कहता है ये मेरा पत्नी जयम्मा है। यानी पहली बार पहचान हो गया उस महिला का। 2 महीना बाद बॉडी को
मिलने के 2 महीने बाद उस बॉडी का पहचान होता है, नाम होता है जयम्मा। जयम्मा जो है 49 ईयर्स की थी उस वक़्त। उसके बाद पुलिस वाले अब पूछते हैं, जो ठीक है, ये तुम्हारी माँ है, ये तुम्हारे पति है। तो बॉडी 2 महीना पहले मिले और हम लोग सारे पुलिस स्टेशन में खंगाला, लेकिन किसी भी जगह पे जय अम्मा का मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं। अगर तुम्हारी माँ 2 महीने से गायब थी तो तुम लोगों ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज क्यों नहीं कराया? इस पर बेटा एक कहानी पुलिस वाले को सुनाता है। उस कहानी को सुनने के बाद पुलिस को सबसे पहले तो जय अम्मा के पति के ऊपर ही शक चले जाते हैं, लेकिन पूरा कहानी जब धीरे धीरे आगे बढ़ती है ना, तो पुलिस का इन्वेस्टिगेशन दिशा ही बदल जाता है। और उसके बाद पुलिस वाले जो है कुछ और दिशा में इन्वेस्टिगेशन करता है और कुछ ही दिनों में जो है वो मुजरिम भी सामने आ जाते हैं जो जय अम्मा को मौत के घाट उतारा था। वो बेटा कहता है, जो साहब मेरी माँ हम लोगों का परिवार से अलग रहा करती थी, वो अकेले रहना पसंद करती थी और वो अकेला ही रहा करती थी। तो पुलिस वाले ने पूछा, जो ऐसी भी क्या वजह थी जो तुम्हारी माँ अकेला रहना पसंद करती थी? तो बेटे ने कहा, दरअसल मेरी माँ से मेरे पापा का अनबन होती थी और इसी अनबन के चलते माँ ने फैसला किया जो अब वो उस घर में नहीं रहेंगे जिस घर में पापा रहते हो, उस घर में नहीं रहेंगे। इस वजह से माँ जो है हम लोगों से दूर एक जगह पर एक रेंट पर कमरा लेकर रहने लगते हैं। अब माँ के पेंशन आते थे, माँ उसी से गुजारा किया करते थे, माँ के पास ऐसी पैसा थे तो माँ वहाँ पर रहने लगते। लेकिन अक्सर माँ से हम लोग का बातें होती थी और कभी कभार मन करता महीना 2 महीने में माँ से मिलने का तो हम लोग चले भी जाते थे, लेकिन माँ कभी हमारे घर पे नहीं आते थे। इसी बीच मेरे माँ हम लोग के परिवार के एक सदस्य की मौत हो जाती है। जब सदस्य की मौत हो जाती है तब जो है हम लोगों को उम्मीद थी जो माँ आएंगे, भले ही ऐसे ना आते हो लेकिन मौत की खबर सुन के आएंगे। मौत की खबर देने के लिए माँ को कई मरतबा फ़ोन किया गया, लेकिन फ़ोन उनका नहीं लग रहा था। तो मुझे घर पता थी, मैं घर पहुंचा तो देखा कि ताला लगा हुआ है। मुझे लगा शायद कहीं गए होंगे। आसपास से पूछा, आसपास वाले ने कहा जो जो भी है वो महिला आपकी माँ है, क्या है हम लोग नहीं जानते, लेकिन किसी से बातचीत नहीं करते। और यहाँ में कोई आश्चर्य नहीं हुआ जो माँ किसी से बातचीत नहीं करती, क्योंकि माँ को अकेला रहना और ज़्यादा बातचीत करना पसंद नहीं थी और अकेला रहना उनको पसंद थी। इसीलिए मुझे ज़रा भी शक नहीं हुआ। मुझे लगा शायद कहीं गए होंगे। अब क्या करते, घर पे मौत हो गए, इसीलिए जल्दबाजी में हम आते हैं और घर वाले को खबर देते हैं जो माँ घर पर नहीं है, ताला लगा हुआ है, किसी को पता नहीं, फ़ोन भी नहीं लग रहा है और कब तक इंतज़ार करें, उनको तो खबर ही नहीं है। इसीलिए हम लोग उस मरने वाले का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसके बाद 2 दिन बीत जाता है। 2 दिन लगातार माँ को फ़ोन करते, फिर पापा कहते, देख तेरी माँ के साथ कुछ हो ना जाए तो एक काम कर, पता कर। फिर हम लोगों ने माँ को ढूंढने की बहुत कोशिश किया, लेकिन माँ का कोई पता नहीं चला। इसी बीच दिन बीतते गया। 2 महीना बाद पोस्टर दिखाई दिया और उस पोस्टर से मुझे लगा ये मेरी माँ की तस्वीर होगी, क्योंकि मेरी माँ के हाथ में भी टैटू बना हुआ था और उस टैटू को देखने के बाद मुझे यकीन हो गया ये मेरी माँ की तस्वीर है। और साहब हमें नहीं पता हमारी माँ के साथ कौन ऐसा कर सकता है, किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी। ये सारी तहरीर पुलिस वाले को दे दिया, FIR दर्ज हुआ और अज्ञात व्यक्ति को ऊपर, लेकिन पुलिस वाले का शक उसके पिता के ऊपर ही जा रहा था, यानी मरने वाला जय अम्मा के पति के ऊपर जा रहे थे। लेकिन पुलिस उस दिशा में भी पता किया तो लगा कि नहीं, इस मौत के पीछे यानी जय अम्मा का मौत के पीछे पति का हाथ नहीं है। तो किसकी हाथ हो सकती और कैसे, कौन सी दुश्मनी निभाया? एक तो मौत के घाट उतारा, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चली थी जो पहले इनका गला घोटा गया और उसके बाद इस बॉडी को जलाने की कोशिश किया गया। तो पुलिस को लगा कोई ज़्यादा ही दुश्मनी रहा हो, बड़ा दुश्मनी रहा होगा जिसके चलते इस तरीके से मौत के घाट उतारा एक बुजुर्ग महिला। अब यहाँ से सब क्लीन चेक मिल गया था घर वाले को। पुलिस ने सब बात किया, पूछताछ की। पुलिस वाले को भी लगा नहीं, घर वाले का काम नहीं है, पति का भी काम नहीं है। इसीलिए पुलिस वाले जो है लास्ट चांस उस जगह के बारे में पता करते हैं जिस जगह पे जय अम्मा रहा करती थी घर से जाने के बाद। वहाँ पर जाने के बाद पता चलती है हाँ एक व्यक्ति है जो अक्सर जय अम्मा के घर में और जय अम्मा के साथ वो अक्सर मिला करते, बातें करते, दोनों के दोस्ती थी। आसपास वाले ने बताया। तो वो व्यक्ति कौन है? उस व्यक्ति का नाम होता है के साइदुल्लू। के साइदुल्लू दरअसल एक बस ड्राइवर होता है, वो बस चलाने का काम करता है। के साइदुल के बारे में लोग जानते थे, के साइदुल के बारे में लोग बताते हैं। पुलिस का टीम के साइदुल के घर पहुंचता है, के साइदुल को हिरासत में लेकर थाने पहुंचता है पूछताछ करने के लिए। अब जब के साइदुल को थाने लेकर आते हैं, हर मुजरिम के जैसा के साइदुल भी इधर उधर की बातें करने लगे। ऐसे लगा जैसे उसने कुछ किया ही नहीं, लेकिन आखिरकार पुलिस वाले के सामने वो टूटता है
और एक सच्चाई बयान कर देता है जो भी वो जया अम्मा के साथ किया था। केस आइदुल्लु कहता है, हाँ साहब, मैंने ही जया अम्मा को मौत के घाट उतारा। और ये भी पूछा, जो जया अम्मा के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन था? तो केस आइदुल्लु कहता है, जो जया अम्मा के साथ मेरा दोस्ती थी, बल्कि दोस्ती से बढ़कर थे, हम दोनों कहा जाए तो लिव इन में रहते थे। और इसी बीच जो है हम दोनों के बीच में अनबन हो गई और वो मुझे प्रेशर कर रहे थे, जिसके चलते मैंने उसे बहला फुसला कर लेकर गया और शराब पिलाया, क्योंकि मुझे उसे मारना था। मारने के लिए उसे शराब पिलाया, जानबूझकर उसे ज़्यादा शराब पिलाया। पहले तो घूमने के बहाने लेकर जाता हूँ और फिर शराब पिलाता हूँ, और जैसे ही मुझे मौका मिलती है सुनसान देखकर उसको मौत के घाट उतार देता हूँ। और मैं एक क्योंकि मैं ड्राइवर था, मुझे गाड़ी चलानी आती थी, मुझे पता था उस गर्ल्स स्कूल के रात के वक्त पिछवाड़े में पूरा खाली रहेगा, उस जगह पर मैं जाकर इस बॉडी को फेंक देता हूँ, फिर उसको जलाने की कोशिश करता हूँ ताकि उसकी शिनाख्त ना हो जाए। इस तरीके से मैंने जयामा को मारा और उसका बॉडी को ठिकाने लगाया। अब सबसे बड़ी बात आती है, जो व्यक्ति एक 50 साल के महिला के साथ लिव इन में रह रहे थे अपनी मर्जी से, तो फिर ऐसे भी क्या हो गया दोनों के बीच में जो इस तरीके से मौत के घाट उतार दिया? जब इस बात का केस आइदुल्लु जवाब देता है, हर कोई हैरान हो जाता है। केस आइदुल्लु कहता है, जो हम दोनों लिव इन में तो रहते थे, लेकिन कुछ ज़रूरत आ पड़ी थी, जिसके चलते मैंने जयाम्मा से 90,000 रुपये उधार लिया था। बल्कि मैंने 1 लाख रुपए मांगा था, लेकिन उस वक्त जो है जयाम्मा के पास 90,000 रुपये कैश था, उसने मुझे दे दिया और मैंने उधार तौर पे लिया था। उसके बाद दिन बीतते गया और बीच बीच में जयाम्मा जो है पैसा का डिमांड करते रहे। जो क्या हुआ, तुम तो कुछ दिनों में लौटाने वाले थे, इतना दिन हो गया, तुम मेरा पैसा नहीं लौटा रहे हो, मैं पेंशन से मेरा घर चलती है तो कैसे चलेंगे? मैं डालता रहा, मैं इधर उधर की बातें करते रहा, जो मिल जाएंगे दे दूंगा, सारे पैसा एक जगह में फंसा हुआ है। और यही करते करते अब जयाम्मा को समझ में आ गए थे जो मैं पैसा लौटाने वाला नहीं हूँ। वाकई मेरे पास पैसा नहीं थी और मैं लौटाने वाला नहीं था, क्योंकि मेरे पास पैसा था ही नहीं, तो मैं कहाँ से लौटाता? ये केस आइदुल्लु पुलिस वाले को कह रहा है। और मैं बहाना बनाते गया, लेकिन जयाम्मा अब मेरे ऊपर प्रेशर करने लगी। जब प्रेशर करने लगी तो मैं अब उसे दूर भागने की कोशिश करता, लेकिन दूर भाग के जाऊँ भी तो कहाँ जाऊँ? इसीलिए मेरे दिमाग में एक प्लान आया। मैंने सोचा क्यों ना जयाम्मा को ही रास्ते से हटा दूँ। जयाम्मा ऐसी अकेली रहती है, उसका को खबर लेने वाला कोई नहीं है। अगर इसके साथ मैं कुछ कर दूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। वैसा ही हुआ। 2 महीना बाद मुझ तक पुलिस पहुँचे, आप लोग पहुँचे, क्योंकि 2 महीने में तो मैं भूल भी चुका था जो जयाम्मा को कोई ढूंढ भी सकता है। दो जैसे धीरे धीरे दिन बीत रहा था, मुझे मैं ऐसा लगता था जो मुझ तक कोई नहीं पहुँचेगा और जयाम्मा को ढूंढने वाला कोई नहीं होगा। ये पूरा कहानी जो है केस आइदुल्लु पुलिस वाले को बताते हैं, और उसके बाद जयाम्मा के परिवार, पति, बेटा और भी परिवार के लोगों को पता चलते, आसपास वाले को पता चलते, केस आइदुल्लु का सच्चाई सामने आते, केस आइदुल्लु का परिवार को पता चलता है। और ये पूरा सच्चाई जानने के बाद पुलिस वाले जो है केस आइदुल्लु के ऊपर मर्डर का धारा लगाते हैं, और धारा लगाने के बाद उसे अदालत पेश करते, चार्जशीट दाखिल करता, अदालत पेश करते, और अदालत जो है उसे लंबे समय के लिए जेल भेज देता है। तो ये वो पूरा कहानी है जो तेलंगाना से शुरुआत तो हुई और ख़त्म भी तेलंगाना में ही हुई, लेकिन इस केस का खुलासा करने के लिए जिस हिसाब से पुलिस ने काम किया, खास करके एसपी राजेंद्र प्रसाद जी ने जिस हिसाब से इस केस को हैंडल किया और अलग अलग टीमें बनाया, अलग अलग प्रदेश में भिजवाया पुलिस टीम को उस महिला की पहचान कराने के लिए, उस महिला के बारे में जानने के लिए। वाकई अगर ऐसे ही काम करते रहे तो कोई भी घटना ऐसे आसानी से मुजरिम क्राइम करके बच नहीं सकता। बहरहाल अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और इस घटना के बारे में यानी इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना रहेगा तो कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।